A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are going to study from today onwards is electromagnetic induction. तो आज हम प्यारे बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, हाँ यस ओके ओके ओके, अब शुरू करते हैं पढ़ाई ना, ठीक है। अब देखो इधर चैट सेक्शन छोड़ते हैं थोड़ा और अब क्लास शुरू करते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, जरा देखते हैं। तो अभी तक जो हम चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा क्या देख रहे हैं हम, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बेटा। हमेशा हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखते हैं और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से उन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, राइट बच्चा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी हमने कुछ साइंटिस्ट है, हमारे फैराडे साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स हमको दिए। उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ाई करना है, उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर पढ़ाई करना है, उनको देखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ और उनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या आया बेटा। चलिए आइए, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ बच्चों कि एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ली बी। हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड ली बी और वो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। वो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चे, फंक्शन है टाइम का। और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक वायर रख दिया, एक लूप रख दिया। क्या रख दिया आपने, एक लूप रख दिया, कंडक्टिंग लूप। क्या रख दिया आपने, बस इसमें कंडक्टिंग लूप रख दिया बेटा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप। एक कंडक्टिंग लूप रख दिया गया है इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या आपके पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और उसमें आपने क्या रख दिया, एक कंडक्टिंग लूप रख दिया है। तो ऑब्जर्वेशन ये आया कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा कि जब भी एक तुम्हारा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग लूप रखा गया तो उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, एक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जब भी एक कंडक्टिंग लूप आपका वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब कंडक्टिंग लूप में एक करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और इस जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको नाम दिया जाएगा इंड्यूस करंट। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, इंड्यूस करंट नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम क्या बोला उन्होंने, अ करंट इज इंड्यूस्ड in conducting ring, current is induced in conducting ring when placed in varying magnetic field, when placed in varying magnetic field, and this magnetic field is varying with respect to time। टाइम के साथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ और उसका ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ देखा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने जो बोला हमने एक्सेप्ट किया कि वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट की चीजें बिल्कुल सही होती हैं और उनको हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो चलिए आइए आगे चले। क्या पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एक्सपेरिमेंट प्लीज। बेटा वॉइस लैग कर रहा है क्या, इज माय वॉइस लैगिंग, नो, ओके थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। अब हम किस पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या रखी उन्होंने, कांस्टेंट रखी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी बेटा, कांस्टेंट थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली योर कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में फिर से कनेक्टिंग लूप ला के रख दिया। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कनेक्टिंग लूप ला के रख दिया। और अब क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ दिस कनेक्टिंग लूप इज वेरिंग विद टाइम।
अगर इस लूप का, कंडक्टिंग लूप का रेडियस वेरी कर जाए या फिर आपका अगर एरिया वेरी कर जाए तो बेटा आपका इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, इफ एरिया ऑफ conducting loop is varying, if area of conducting loop is varied in magnetic field, then a current is induced in loop, then a current is induced, एक करंट पैदा हो जाता है लूप के अंदर, then a current is induced in loop। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था बेटा। ये क्या था आपका? एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है ना। मान लो रिंग छोटा है, अब धीरे 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 रिंग का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। मान लो रिंग छोटा है, धीरे धीरे रिंग का साइज क्या हो रहा है बेटा? बड़ा हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे रखे रिंग का साइज बड़ा हो रहा है, तो आपका एक करंट इंड्यूस हो जाता है इन दिस रिंग। इट वॉज सीन, ये एक्सपेरिमेंट में ये फाइनल रिजल्ट आया था बेटा। एक्सपेरिमेंट में फाइनल रिजल्ट आया था ये। अब फाइनली हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 3। बेटा क्या आपको पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए? क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर हुए बेटा? बोलो। एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उनका एज इट इज आपको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, यहां पर देखो। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एरिया कैसे चेंज हो गया? बेटा एरिया ना यहां पर क्या होता है? इफेक्टिव एरिया ऑफ लूप इनसाइड, ये लिख लो चाहो तो ना। एरिया मतलब क्या होता है? इफेक्टिव एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसको ये डाउट आ रहा है ना वो देखो, इफेक्टिव एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये देख, इस लूप में बता अभी इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जरा बताना। अभी इस लूप में, अभी इस लूप के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? 0। अब देखो अंदर ले जा रहा हूं, क्या थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आई? क्या थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आई? मतलब क्या धीरे धीरे एरिया इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब बताओ क्या धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है? क्या धीरे 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 एरिया बढ़ रहा है? क्या बेटा अब एरिया पूरा बढ़ चुका है? बोलो, समझे नहीं समझे? या फिर रिंग कोई हमारे पास टेक्निक है, हम रिंग का एरिया बढ़ा रहे हैं। क्या अभी भी एरिया बढ़ रहा है? मान लो अगर एरिया तुम्हारा बढ़ रहा होगा रिंग का या लूप का, तो आपका उसमें एक इंड्यूस करंट आता है। तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा जो हमसे पूछ रहा था उसका डाउट क्लियर हो गया बेटा कि एरिया कैसे तुम्हारा वेरी कर सकता है। एंड रजिया, क्या आपको क्लियर हो गया कि अगर इस लूप का एनक्लोज्ड एरिया, इस लूप के अंदर का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये कम ज्यादा अगर होगा, इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इन करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस रिंग। ओके, चलो आओ भाई आगे चलें इसमें। अब बेटा देखो यहां पर क्या है, ये हमारा ना एक लूप रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लो तुम्हारे पास एक बैंगल है या फिर कड़ा है, तुम्हारे पास चूड़ी है, एक रिंग है बेसिकली, और तुमने उसको अपनी स्क्रीन के सामने रख दिया, आपने उसको स्क्रीन के सामने रख दिया और इसको तुमने घुमाया, और अब तुमने इसको घुमाया। क्या घुमाया बेटा? तुमने इसको घुमाया। तुम सही पा रहे हो? क्या इस रिंग का प्लेन चेंज हो रहा है? क्या इस रिंग का प्लेन चेंज हो रहा है? बोलो बेटा, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, अब तुमने इस रिंग को घुमाना शुरू किया, थीटा एंगल तुमने ये लिया और इसको घुमाया, ठीक है ना, फ्रॉम एन एंगल ओमेगा। ओमेगा से चलाऊंगा तो क्या बेटा इसका कुछ एंगल चेंज होने शुरू होंगे, प्लेन चेंज होना शुरू होगा। बोलो बेटा, ये सुनो। तो बेटा हमने इसे घुमाया तो उसको रोटेट करने पर, ऑन रोटेटिंग अ रिंग, ऑन रोटेटिंग अ रिंग, तो लिख लो ऑन रोटेटिंग अ रिंग, फिर से क्या देखा गया कि तुम्हारा एक इंड्यूस करंट आया तुम्हारे इस रिंग के अंदर। तो क्या देखा गया कि रिंग के अंदर फिर से क्या आ गया, एक इंड्यूस करंट आ गया, ठीक है ना। तो लिख लो बेटा यहां पर, इफ B एंड A आर कांस्टेंट, पहली बार तो B और A को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, एंड रिंग इज रोटेटेड या लूप इज रोटेटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दी, ओमेगा स्पीड, then also a current is induced, then also current is induced in it, then also current is induced
in it, then also current is induced in it. अब बेटा छोटा सा ना इसमें हमको ध्यान से देखना है। देखो ये तो रिजल्ट आपने लिख लिया, क्या ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया कि हुआ क्या है? अब मैं आपसे ना कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बिल्कुल बोलो। सर थर्ड ऑब्जर्वेशन एक बार वापस समझा दो। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर तुम देखो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बस, ठीक है? देखो मुझे एक चीज सोच के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड? ठीक है, यस सर। सब सुनेंगे ना, सब सुनेंगे। मैं एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ इसको। बेटा रिंग है तो रिंग का एरिया क्या अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है? इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था आपने, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने चीजें पढ़ी थी, ऐसे शीट हो या फिर तुम्हारा ओपन सरफेस हो तो अंदर या बाहर की तरफ हमारा एरिया वेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूं, मान लो अंदर की तरफ। मैंने क्या लिया? एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले लिया। एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, तो मुझे बताओ अभी बी और ए में कितना एंगल है? टेल मी, एंगल बिटवीन बी एंड ए कितना है? अभी इस स्टैंड पे एंगल बिटवीन बी एंड ए कितना है? दोनों अंदर की तरफ है, दोनों अंदर की तरफ है बेटा, दोनों अंदर की तरफ है। एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, बी वेक्टर भी अंदर की तरफ। सर दोनों पैरेलल हैं। हाँ बेटा, एरिया वेक्टर बी वेक्टर, तुम याद करो इस लूप के परपेंडिकुलर तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है? यस सर। इस रिंग के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा तो बाहर या फिर अंदर की तरफ, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप सब ध्यान से देखेंगे कि भैया अभी एरिया वेक्टर कितना है तुम्हारा? अंदर की तरफ है, सॉरी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, तो एंगल बिटवीन बी और ए कितना है? 0 है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा? बोलो बेटा, क्या बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा, नहीं होगा? सोचो। तो रोटेट करने पर क्या कायदे से बी और ए का एंगल चेंज हो रहा है? तो ऑन रोटेटिंग इट बाय स्पीड ओमेगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। तो यहां पर तुम लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज चेंजिंग, ठीक है ना? अच्छा, किसी टी टाइम पे थीटा कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा स्पीड है, और किसी टी टाइम में क्या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकते हैं? क्या किसी टी टाइम पर थीटा एंगल बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं? मतलब क्या थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है? थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बी और ए कांस्टेंट है, तो क्या देखा गया कि तुम्हारा इसमें भी एक करंट क्या हो गया बेटा? इंड्यूस हुआ, ठीक है? क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हुआ। क्या अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चा? आर ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो आओ, इन सबको मैंने लगता है आपने लिख लिया हो, तो हम आगे बढ़े। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? चलिए आइए प्यारे बच्चों आगे मूव करें, आओ। तो बेसिकली अब हम एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने फ्लक्स का एक बार नाम सुन चुके हैं पहले कभी, आप याद करें, हम फ्लक्स का नाम पहले सुन चुके हैं। बताओ कहां सुना था हमने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना था, याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना था, नहीं सुना था हम लोगों ने, है ना बच्चों? ठीक है, अब आप मुझे सोचो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग वाया अ सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंट ही तो हम निकालते थे ना, पासिंग वाया सरफेस। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जरा सोचें, कोई बताए क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन? एनीवन सोचो। यस साक्षी। Magnetic field passing through an surface. एक एक करके ना पहले हैंड रेस कर लो, कौन को बताना चाहता है? रेज योर हैंड, ऑल दोस हु वांट टू टेल, है ना? सबको मौका मिलेगा। यस साक्षी बोलो बेटा। The magnetic field passing through a surface. हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग वाया एनी सरफेस, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? अंशिका त्यागी बताएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अंशिका ने हैंड रेस किया था ना, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? यस आदिया बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो बच्चों आपने क्या सिमिलैरिटी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी थोड़े दिनों पहले? तो क्या उसी सिमिलैरिटी का यूज करते हुए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? डी फाई भी छोटे से छोटा सा फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से देखो, क्या बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से? क्या बोलो, कुछ छोटा सा आपके पास मान लो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर है डी ए वेक्टर, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही हो कितना, मान लो बी वेक्टर,
तो बी वेक्टर में द मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सा एरिया डीए वेक्टर रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना होगा, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। कुछ आपने ऐसे पहले पढ़ा था, बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने सिमिलैरिटी करके क्या रख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, आपका फ्लक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ क्या बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, है ना, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और इसको और कैसे लिखा सकता है, क्या बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बी ए कॉस थीटा, the flux can be written as your BA into cos theta. Am I correct or wrong? खुद सोचो। और थीटा क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तुम्हारा जो थीटा होगा प्यारे बच्चों, वो किसके बीच में एंगल होगा, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा तुम्हारा थीटा, ठीक है बच्चे। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली योर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing by an area, ठीक है ना। count of magnetic field lines passing by an area is known as your magnetic flux, ठीक है बच्चा। ये आपने लिखा, इसको लिख लीजिए प्लीज, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines crossing a given surface is called magnetic flux। बेटा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, बेटा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जाना था, और मैथमेटिकली भी एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या तो अंदर की साइड या फिर आउटसाइड, ठीक है बच्चा। इट्स ऑन यू कि अगर तुम अंदर की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा आप सोचो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। यस बेटा बिल्कुल सही, फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा फ्लक्स क्या है बेटा, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी आया है, ठीक है बच्चा। फ्लक्स इज आर स्केलर क्वांटिटी, एंड इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज बेसिकली योर वेबर। क्या होता है, वेबर, WB, ठीक है ना। और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, फ्रॉम द फॉर्मूला ना। तो 1 वेबर कैन बी रिटन एज 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमने ना एक यूनिट पढ़ी थी टेस्ला की, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद करो कि मैंने तुम्हें जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा रहा था तब लिखवाई थी, वो यहां से आती है, यहीं से आती है, ठीक है ना, तो यहीं से आती है बेटा आपकी, ठीक है बच्चा। ये आप लिख लीजिए प्लीज राइट ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, इसको आप प्लीज लिख लीजिए, प्लीज राइट ऑल दिस पॉइंट्स बेटा। अब देखो यहां पर, अब यहां पर तुम्हें देखना ध्यान से, हमने बेटा क्या माना, अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स, तो हम फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, क्या B बाय ए, यहां से देखो, क्या मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं B बाय ए, बोलो बच्चे, कैन आई राइट। अगर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया, तो थीटा वैल्यू नेगेटिव 90 हो गया, तो मतलब कि फ्लक्स कैन बी रिटन एज जो B वेक्टर बाय ए वेक्टर, सॉरी B बाय ए मैग्नीट्यूड वाइज ओनली, है ना। तो यहां से हम इस नाम क्या दे सकते हैं, ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, गलत लिख दिया, यस B कैन बी रिटन एज 5 बाय ए, आप सही है, B कैन बी रिटन एज 5 बाय ए, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो इसी चीज को हमने क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी,
जो फॉर्मूला से लिखा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमने नामकरण कर दिया इस चीज को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है बच्चा, हमने यहाँ नामकरण क्या किया, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किया है। ठीक है, ओके। थीटा 90 क्यों लिख दिया मैंने, थीटा 0, आज क्या हो गया मुझको, थीटा 0 यार, थीटा 0। cos 0 1 होगा ना, cos 0 1 होगा ना। ठीक है, ठीक है, करेक्शन कर लेना है इसको ना थोड़ा सा। थीटा 0 होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ओके, अच्छा, अब डायमेंशन बात करनी है अपने को ना फाई का। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द डायमेंशन ऑफ फाई। डायमेंशन ऑफ फाई कैसे लिखे, कौन बता सकता हूँ डायमेंशन ऑफ फाई? डायमेंशन निकालना आता है आप लोगों को? डायमेंशन निकालो सब लोग, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ टू फाइंड आउट? फ्लक्स अपॉन, सॉरी फ्लक्स का निकालना है तो बी डॉट ए, इसका डायमेंशन निकालो, चलो डायमेंशन निकालो। या आपने सब कुछ सीखा है पहले कि m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1 आ रहा है, एंड व्हाट इज A? A इज फॉर एम्पेयर, करंट के लिए। डायमेंशन लिख लो भाई, m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, डायमेंशन आता निकालना या नहीं आता? डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए प्लीज। देखो डायमेंशन निकालना आना चाहिए, एक सवाल आपका नीट में डायमेंशन से फिक्स होता है। ठीक है, डायमेंशन का वैल्यू कितना है, m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हुआ ये हमारा। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1। हाँ, कुछ लोग A को I लिख रहे होंगे, A फॉर एम्पेयर होता है, कुछ लोग सकता है A को I लिख रहे हो, तो बात एक ही है करंट के लिए। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने निकाला सबने। बेटा फॉर्मूला पता है, डायमेंशन लिखना आता है, यूनिट भी पता है हमको। ठीक है बच्चा, चलिए तो बेटा छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जरा। लेट्स टॉक सिंपल सिंपल थिंग्स प्लीज। फ्लक्स के बारे में बातें कर रहे हैं अभी जरा ना। बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको दे रखी हैं बी वेक्टर, और इसके अंदर हमने एक लूप रख दिया। बेटा क्या रख दिया हमने, कोई मान लो लूप रख दिया। ठीक है, वी हैव अ लूप, स्क्वायर लूप है, सर्कुलर लूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कंडक्टिंग लूप है बेटा। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग वाया दिस लूप कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग वाया दिस लूप कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग वाया दिस लूप कितना होगा? सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग वाया दिस लूप, फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये हमको निकालना है फाइंड आउट। तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा करके, ठीक है ना, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा करके। ओके, आप जरा सोचें यहां पर थीटा एंगल क्या होता है, क्या बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा क्या होता है, क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल? तो यहां पर एरिया वेक्टर पहले निकालते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बच्चा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बेटा, मान लो डॉट डायरेक्शन, मान लो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो डॉट मान लेते हैं। मान लीजिए क्या एरिया वेक्टर होगा, तो बच्चों इस पर्टिकुलर केस में थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर कितना निकल के आ रहा है हमारा, क्या 90 डिग्री निकल के आ रहा है। और बेटा cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0। तो बेटा यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा, क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फ्लक्स कितना आएगा, मैं पूरा पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे 0 लिख दूं। तो बेसिकली यहाँ फ्लक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 0, बी ए cos थीटा दैट इज 0। तो यहाँ पर तुम्हारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 वैल्यू आया है। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू तुम्हारे पास आया है बच्चों। ठीक है,
तुम्हारा एक केस हुआ। अब नेक्स्ट केस देखो, प्लीज सी द नेक्स्ट केस नाउ। बेटा ये आपको एक लूप दिया गया है और इस लूप से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, इस लूप से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है बेटा, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जा रही है। ओके, आपको बताना है यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इस लूप का आप एरिया ए ले सकते हैं, यू कैन टेक द एरिया एज ए, यू कैन टेक द एरिया एज ए। बताओ क्या बेटा एरिया वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी क्या? क्या हमारा एरिया वेक्टर यही होगा? एरिया वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो गया तो बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा? b इंटू ए इंटू कॉस 0, मतलब कितना? b इंटू ए के बराबर। और क्या ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी? ये क्या वैल्यू होगी? मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना बच्चे? तुम्हारा फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पर? मैक्सिमम। फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अब आप मुझे सोचो, अब जरा आप कुछ चीजें सोचें यहां पर ना। इफ थीटा इज 0 डिग्री देन फ्लक्स इज मैक्सिमम बराबर प्लस बी ए। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या फ्लक्स 0 हो जाएगा? और थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? क्या माइनस बी है? और क्या ये मिनिमम होगा? क्या ये फ्लक्स अब मिनिमम होगा? बोलो बच्चे। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के एंगल पे ये हमारा डिपेंड करेगा। ओके बच्चा, ये समझ में आया? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हैं तो। इस वाले केस में क्या ये प्लेन दिख गया आपको? प्लेन, आपके पास कोई भी बुक को मान लो, यू हैव अ बुक, आपके पास कोई बुक है तो इस बुक का कोई प्लेन होगा, इस बुक का कोई प्लेन होगा, इस बुक के प्लेन, ये प्लेन इस सेकंड केस में, इन केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बुक का प्लेन बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है या अलोंग द बी वेक्टर है? प्लेन, प्लेन along, अलोंग है, बताओ, सोचो, प्लेन सोचो बेटा। प्लेन होता है, ये देखो, ये प्लेन है आपका, दिस इज द प्लेन, ठीक है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रही है, आपको सोचना है अलोंग तो प्लेन ये हुआ ना, अलोंग तो प्लेन ये हुआ, अलोंग तो प्लेन ये हुआ, ये तो क्या हुआ बेटा इसके? Perpendicular. देखो ऐसे हाथ चलाओ तो इसे परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो ये वाला केस क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन है बेटा। सेकंड केस में प्लेन क्या है? लूप का परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये चीज क्लियर हुई अलोंग वालों? यहां पर लिख लो छोटा सा बना के ना अपने आप, प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, ठीक है बच्चा? और जब भी प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब फ्लक्स थीटा एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा थीटा एंगल? 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 आ जाएगा, तो फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो ये चीज याद रखें, प्लेन ऑफ लूप अगर दे रखा है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या है आपका? मैक्सिमम है। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, ठीक है बच्चा? चलो चलें फिर आगे। मुझे लगता है ये सब पॉइंट आप पे क्लियर हो गए। आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू? बोलो दोस्तों। ठीक, यस सुरभि, डाउट है आपको? डाउट है?
सर हाँ जी, सर सेकंड वाले केस में जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, हाँ लेकिन सर एरिया वेक्टर उसके अलोंग है। बेटा सोचो, जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तुम कहाँ टेबल पे बैठे हो कि बेड पे बैठे हुए हो? मान लो टेबल पे बैठे हुए हो, तो टेबल का प्लेन कुछ ऐसा है जैसे तुम चक्कर लगा के हाथ चला रहे हो, वो प्लेन हो गया टेबल का, ठीक है। और उसका एरिया सर वेक्टर इस टेबल के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझिए आप। यस सर। देखो ये क्या है, एक आपका कोई टेबल है, मान लो ये टेबल है आपका, ऐसी रखी हुई टेबल। तो इस टेबल का जो प्लेन है ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ टेबल, दिस इज द प्लेन ऑफ टेबल। बट इसका एरिया वेक्टर की तरह बेटा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या आता है, एरिया वेक्टर आता है। ठीक है बच्चे, ये आप ध्यान रखें। चलो आओ इसमें आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, लेट्स मूव। तो बेटा हमने एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लें। एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट्स का रिवीजन कर लें फटाफट से। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पहला एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रही थी, कि बी की वैल्यू क्या कर रही थी बेटा, वेरी कर रही थी। तो बी का वैल्यू वेरी करा तो तुम्हारा क्या है बेटा, एक करंट इंड्यूस हुआ था। फिर सेकेंड केस में क्या हुआ था बेटा, क्या एरिया कायदे से लूप का वेरी किया था। तो एरिया अगर लूप का वेरी कर रहा है कैप्टिव मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हारा फिर से क्या आया था, करंट इंड्यूस हुआ था। फिर थर्ड केस में अगर थीटा मतलब ओमेगा टी जितना आया था उसको रोटेट किया था, तो थीटा वेरी किया। थीटा अगर वेरी किया तो बेटा फिर से क्या आया था, करंट इंड्यूस हुआ था। ये तो हमने 3 केसेस पढ़े थे, ठीक है ना, और इनके ऑब्जर्वेशंस पढ़े। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, या तो बी वेरी करे या ए वेरी करे या थीटा वेरी करे, तो क्या तीनों केस में करंट इंड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे? ठीक है ना, तीनों केस में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट निकल के आया था। तो बेटा ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्या फ्लक्स का वैल्यू यही होता है, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो क्या बच्चों मान लो b वेरी कर जाए तो फ्लक्स वेरी कर जाएगा, एरिया वेरी कर जाए तो फ्लक्स वेरी कर जाएगा, थीटा वेरी कर जाए तो भी फ्लक्स वेरी कर जाएगा। तो क्या इज इट नॉट सेफ टू से दैट कि जब भी तुम्हारा फ्लक्स वेरी करेगा तब तब तुम्हारा इंड्यूस करंट आएगा? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब जब फ्लक्स वेरी करेगा तब तब तुम्हारा एक करंट इंड्यूस होगा इस लूप में? हाँ और ना में जवाब दो। अगर हाँ समझ में आया तो यस बटन प्रेस कर दो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने नहीं मतलब बेसिकली तुम्हारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, मैं फ्राइडे ने, कि भैया चेंज इन फ्लक्स, change in flux results into change in flux results into induced current, change in flux results into induced current। कि जब जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, कायदे से ना मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लेना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा बेटा, चेंज होगा, तब तब तुम्हारा एक इंड्यूस करंट क्या होगा बेटा, डेवलप होगा, पैदा होगा। ठीक है ना। अब बेटा करंट आया, अब क्या हमारे पास यहाँ पर करंट आया, तो कितना करंट आया और उस करंट की डायरेक्शन क्या हुई इसके बारे में बात की गई। तो कितना करंट मतलब अमाउंट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है और तुम्हारा इसका डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना है और इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमारे पास फैराडे साहब ने एक लॉ दिया, फैराडेज लॉ। क्या दिया बेटा, मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें क्या क्या दिया गया, एक फैराडेज लॉ दिया गया, और डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ। डायरेक्शन के लिए बेटा क्या दिया गया हमको, लेंस लॉ दिए गए। ठीक है ना, कितने लॉ दिए गए, 2 लॉ दिए गए। तो करंट बताने के लिए, करंट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए फैराडेज लॉ आया, और करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है बेटा हमारे पास, लेंस लॉ आया। ठीक है, तो हमको बेसिकली अब क्या करना है, आगे फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ना है और लेंस लॉ के बारे में पढ़ना है, जिससे कि हम एक बार मैग्नीट्यूड निकाल पाए और डायरेक्शन हम निकाल पाए। क्या ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? क्या ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि भैया पहला तो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिजल्ट्स इनटू इंड्यूस्ड करंट, एंड करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फैराडे लॉ, और करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा लेंस लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो आओ एक सवाल कर ले मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। क्या स्पीड तेज तो नहीं हो रही है?
तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स. एवरीवन प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन. A plane of coil of area 1 meter square and having 50 turns is perpendicular to magnetic field of 3 into 10 power minus 5 Weber per meter square. The magnetic flux linked with it will be equal to. कर सकते हो आप इजीली. करो ना इसको. हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एक लूप के लिए है. अगर बहुत सारे लूप होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो बस. ठीक है. यस बच्चा, काफी बच्चे सही आंसर देते हुए. मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, पोल पे आप आंसर करना. ठीक है. आई हैव लॉन्च द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल. मैंने पोल लॉन्च किया है, पोल पे आंसर कर दो. देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, कि ध्यान रखना. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. डोंट डू द कैलकुलेशन मिस्टेक. मैट्रिक गिवन है, एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है बेटा. ठीक है. एक टर्न की वजह से फ्लक्स पता है, तो n नंबर से चाहिए तो n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. करिए सब बच्चा. एवरीवन शुड सॉल्व. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको बस सॉल्व करना है. मैंने बताया भी था प्लेन ऑफ कॉल के बारे में क्या होता है अभी. चलो यार सॉल्व करते हैं क्या. लेट अस एंड द पोल. यस रजिया, शुमांगी, सुरभि, सिंधु, प्रगति, करेक्ट आंसर्स. आओ लेट्स सी द राइट आंसर ना. लेट्स सी द राइट आंसर बच्चे. देखो तुम्हारे पास ए ऑप्शन सब बच्चों ने आंसर दिया है करेक्ट. कुछ ने बी और सी भी दिया है. लेट्स सी उन्होंने कहाँ गलती करी है. देखो यार तुम्हें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है. क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. ठीक है ना. तो पहले तो यहां पर आ जाओ. प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ एरिया, हमें एरिया गिवन है बेटा कितना. एरिया इज बेसिकली गिवन टू अस 1 मीटर स्क्वायर. और बेटा यहां पर अब हमको टर्न्स दे दिए. टर्न्स मतलब एन दे दिया, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा. ठीक है. और परपेंडिकुलर टू, अब प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. बताओ भाई थीटा कितना हो गया? थीटा मतलब एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर. अभी जस्ट लिखवाया था तुम्हें केस नंबर 2 याद है, 0 डिग्री. थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री. और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है बेटा. कितनी गिवन है? 3 into 10⁻⁵. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स. तो फ्लक्स हम क्या करेंगे? एक लूप से होता है बी ए कॉस थीटा. तो बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे जाएंगे? क्या n से मल्टीप्लाई कर दें? स्केलर तो ऐड हो जाएगा ना सारे, तो n से मल्टीप्लाई कर दो मतलब बेसिकली. तो कितना हो गया वैल्यू यहाँ पर? n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो वैल्यू पुट कर दो सारी. 50 इंटू तुम्हारा 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 इंटू कॉस 0 कितना होता है? 1 के बराबर. तो वैल्यू कितना आएगा बेटा ये? क्या 150 इंटू 10⁻⁵. तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना चाहिए अपने को. ठीक है ना, ध्यान रखें. क्या 1.5 इंटू 10⁻⁵ -3. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वेबर. ठीक है ना. तो फ्लक्स का आंसर क्या हो गया? 1 नंबर हमारा करेक्ट आया. ठीक है. इसको देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछो. आपने ऐसे सवाल पहले भी किए हैं, याद करें. मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, है ना. तो सेम करना है मैग्नेटिक फ्लक्स में. तो सिंपल था.
आओ तो आगे चलते हैं। सो हाउ कैन इट बी जीरो? मैं समझा नहीं आपसे बेटा, क्या बात कर रहे हो साक्षी? व्हाट आर यू आस्किंग? क्या जीरो की बात कर रहे हो बेटा? प्लेन, अच्छा थीटा कैसे जीरो आया बेटा? यहां पर देख, प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। प्लेन इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 2 याद है? केस नंबर 2, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा बी और ए के बीच का एंगल होता है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? जीरो तो आया ना बेटा? यहां समझाया था केस नंबर 2। ये इसलिए समझाया था कि तुम वाला क्वेश्चन गलत ना कर दो, ठीक है? साक्षी, इज इट क्लियर टू यू? पाटिल, ओके। चलो भाई, अब आ जाओ फैराडेस लॉ की तरफ। तो हमने अभी जाना था कि जो इंड्यूस करंट होगा वो कब आएगा? जब जब तुम्हारा क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जब जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा। और उस इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास कौन आया? फैराडेस लॉ आया बेसिकली, ठीक है ना? फैराडेस लॉ ने उसकी वैल्यू दी कि कितना तुम्हारा करंट आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना? तो जरा इसको समझना पड़ेगा हमको पहले बढ़िया से, ठीक है ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स बेसिकली। तो हमको क्या गिवन है? मान लो कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अपने पास क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। और मेरे साथ ड्रॉ कर लो आप सब फटाफट से, आप भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे सब लोग। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक लूप रखा हुआ, मान लो। क्या रखा है? मान लो कोई लूप रखा हुआ है। लेट अस ड्रॉ अ लूप फटाफट से। तो अ लूप, कनेक्टिंग लूप, खासकर कनेक्टिंग लूप ध्यान रखना, कनेक्टिंग लूप है, ठीक है ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कर रही है, वेरी कर रही है। बी कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। तो बेटा अगर बी वेरी करेगा तो सोचो, अगर बी वेरी करेगा तो क्या चीज वेरी करेगी? क्या फ्लक्स वेरी करेगा? क्या वेरी करेगा? फ्लक्स भी वेरी करेगा। और जब फ्लक्स वेरी करता है तो इंड्यूस करंट आता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट देखा था। ये किससे देखा था? हमने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट देखा। तो भैया फैराडे ने लॉ दिया। लॉ मतलब क्या होता है बेटा? सोचो, लॉ मतलब सर उन्होंने हमको एक रिजल्ट दिया, वो हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। बोला, फैराडे ने बोला जब जब तुम्हारा फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तब तब तुम्हारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है ना? और वो ईएमएफ लिखा गया बेटा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से। किससे लिखा गया बेटा? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से, ठीक है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सर ये ईएमएफ क्या है? याद करो, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या ये फोर्स होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है? पोटेंशियल होता है। एनीवन? पोटेंशियल, वेरी गुड गाइस, याद है मतलब आप लोगों को। तो बेटा ये आपका ईएमएफ आया। अब जरा सोचो, इसमें आपका इस लूप में मान लो एक आपका आर ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक हर एक कनेक्टिंग वायर में एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो बेटा इसमें करंट कितना आ जाएगा? क्या माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी? माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी? यस और नो? बोलो बच्चों। तो ये बेटा लॉ दिया गया, और ये लॉ किसने दिया? आपका फैराडे ने दिया। किसने दिया? फैराडे ने दिया। और यहां पर छोटू आर लिख लो कि छोटू आर आपका रेजिस्टेंस है। छोटू आर इज रेजिस्टेंस बेसिकली। तो ईएमएफ बाय आर लिखा है बेटा मैंने। अगर किसी को दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो बेटा ईएमएफ बाय आर लिखा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ईएमएफ बाय आर, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में देख लो बेटा। तो दिस द फॉर्मूला फॉर योर करंट। तो करंट का फॉर्मूला कितना हो गया? ईएमएफ बाय आर। तो बेसिकली माइनस आर डी फाई बाई डी टी। तो मतलब जब जब तुम्हारा फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा क्या डेवलप होगा? एक ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ से तुम्हारा क्या आएगा बेटा? डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से, तो करंट आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है? फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स वेरी करता है, फिर तुम्हारा ईएमएफ आता है। अगर ईएमएफ आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि करंट तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा बेसिकली फंडा हो गया कि फ्लक्स में चेंज करवाया, ईएमएफ डेवलप हुआ,
और ईएमएफ के वजह से तुम्हारा क्या आया, करंट आया। ठीक है, फ्लक्स वेरी करना जरूरी है विद टाइम, फ्लक्स वेरी करना जरूरी है विद टाइम। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट लिख ली जाए तो हमारा मजा आ जाए, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है ना, तो लेट अस राइट द स्टेटमेंट बेटा, लेट अस राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिख लो, whenever, please write the statement, whenever flux of a magnetic field, flux of a magnetic field via an area bounded by a closed conducting loop changes an EMF, electromotive force, is produced in loop। और EMF प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात आएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला, whenever flux of a magnetic field by an area bounded by a closed conducting loop changes and EMF is produced in loop। ठीक है, ओके बच्चा। अब ये हमारी स्टेटमेंट हुई। अब काफी बच्चों को ना यहाँ पर एक दिक्कत आ रही होगी, सर ये माइनस क्या बताता है, सर ये माइनस क्या बताता है। कितने बच्चों को यही डाउट आ रहा है मन में कि माइनस क्यों आया, माइनस क्या है। ठीक है ना, मुझे तक काफी बच्चों को दिक्कत होगी। तो आओ इस माइनस के लिए बारे में बात करें। ठीक है ना, आओ इस माइनस के बारे में बात करें यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस माइनस साइन। व्हाट डज माइनस साइन सिग्निफाई। बेटा लॉ है तो लॉ में जो चीजें दी गई है वो हमें एज इट इज ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट फैराडे ने बोला कि जो माइनस साइन है वो सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स कि ये जो तुम्हारा ईएमएफ डेवलप होगा, ये जो ईएमएफ डेवलप होगा वो बेटा कुछ ऐसे डेवलप हो कि वो अपोज करे, वो अपोज करे चेंज फ्लक्स को। वो क्या करे, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। ठीक है, अभी धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल आप थ्योरी समझो, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तरीके सिखाऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। ठीक है ना, तो माइनस साइन में क्या बोला फैराडे ने, माइनस साइन के लिए बोला फैराडे ने कि ये माइनस साइन आपका इंडिकेट करता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि वो आपके चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। किसको अपोज करे, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। तो लिख लो बेटा यहां पर नेगेटिव साइन indicates that EMF induced will be such that it oppose change in flux। It oppose change in flux। ये क्या अपोज करे प्यारे बच्चों, फ्लक्स में जो चेंज हुआ है उसको अपोज करे। ठीक है, जो फ्लक्स में चेंज हुआ उसको अपोज करे। ठीक है बच्चा, अब देखो हमको क्या करना है, अपना कैलकुलेशन के लिए, हमको अपने कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे भरोसा रखना है। तो हम यहां पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकाला करेंगे, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट क्या करेंगे। ठीक है बच्चा, तो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन मैग्नीट्यूड फ्रॉम फैराडेस लॉ। हमें माइनस साइन ये पंगे नहीं लेने। ठीक है ना, मैं आपको बताता रहूंगा, सबको समझाता रहूंगा। अब डायरेक्शन कैसे आएगा उसके लिए हमने क्या लेंगे, हम लेंस लॉ लेंगे। डायरेक्शन क्या हम लेंगे, लेंस लॉ, बिकॉज लेंस लॉ इज मोर इजियर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। लेंस लॉ ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात करी तो वो उससे चीजों को इंटरप्रेट करना कुछ ज्यादा ही आसान था, इसके लिए हम बात कर रहे हैं इससे। ठीक है ना, डायरेक्शन का हम लेंस लॉ लेंगे और ईएमएफ कैसे निकालेंगे, हम फैराडे मैग्नीट्यूड मतलब कैसे निकालेंगे,
फैराडे के लॉ के हिसाब से। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है आपको? तो यहां पर आप लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके मुझसे पूछिए, और नहीं तो मैं इसमें आगे बढ़ते हुए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोई डाउट है? रेज योर हैंड, अदरवाइज प्रेस द यस बटन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। प्रेस द यस बटन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, मुझे लगता है क्लियर है। देखो अभी थ्योरी चल रही है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले हमें बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। तो आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पूरा ये, उसमें ये फैराडेज लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखो क्वेश्चन क्या है। अ कॉइल इज प्लेस्ड in a constant magnetic field. The magnetic field is parallel to the plane of coil as shown. Find the EMF induced in coil. Find the EMF induced in coil. हमको बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है प्लेन ऑफ द कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। EMF बताइए कितना इंड्यूस होगा कॉइल में। ठीक है, ट्राई करो एक बार ना, क्वेश्चन लिख ट्राई करो आप लोग। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन गिव दिस आंसर विद इन अ मिनट। मुझे लगता है काफी, तब तक जिनका आंसर आ जाए वो क्वेश्चन लिख लें कॉपी में, क्योंकि तुम्हें कॉपी में क्वेश्चन लिखना भी होगा ना। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व कर दो, क्योंकि ओरल क्वेश्चन है करने के लिए। यस, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर्स बाय ऑल दोज हु हैव रिटन इन द चैट बॉक्स। अभी तक चैट में जितने बच्चों ने आंसर लिखा है सबका सही आया है। यस एवरीवन, करेक्ट आंसर टिल नाउ। साक्षी एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। साक्षी मिश्रा एक बार सोचो। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है बेटा प्लेन ऑफ कॉइल के। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये केस नंबर 1 लग रहा है तुम्हारा? मैग्नेटिक फ्लक्स से मैंने केस नंबर 1 करवाया था तुमको, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? तो बेटा यहां पर जरा देख, एरिया वेक्टर किधर आएगा इस लूप का? क्या एरिया वेक्टर में बाहर की तरफ ले सकता हूं, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बाहर की तरफ। बेटा यहां पर पहले तो थीटा निकालो, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बेटा? वो 90 डिग्री आया है। तो बेटा पहले फ्लक्स लिख लो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा कितना? क्या बी ए इंटू कॉस 90, तो बेसिकली ये तो जीरो आ गया। बेटा फ्लक्स ही जीरो आ गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो है। तो बेटा ईएमएफ कैसे लिखा जाता है? क्या डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज? तो बेटा कांस्टेंट का फ्लक्स डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो होगा। बेटा यहां पर तो ईएमएफ भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है फ्लक्स कैलकुलेट करो। फ्लक्स से बेटा क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। फ्लक्स से बच्चे क्या आएगा? आपका ईएमएफ आएगा। तो पहले फ्लक्स फिर ईएमएफ, पहले फ्लक्स फिर ईएमएफ। आई गेस कितने बच्चों का ये सही आंसर है? कितने बच्चों ने सही आंसर निकाला? ध्यान से देखो, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। जब तक तुम्हें नहीं गिवन हो तब तक तुम एरिया को तो कांस्टेंट लोगे ही लोगे। ये नहीं अपने मन से एरिया को वैरी कर दो, ठीक है। डोंट टेक एरिया टू बी अ वेरिएबल क्वांटिटी अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट गिवन। यस लेखिका, आस्क योर डाउट। बोलो बच्चे, आपने हैंड रेस किया है। लेखिका, अच्छा हटा दिया, गलती से हो गया होगा। ओके, कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एनी टाइम गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The next question on your screen is EMF induced in the coil shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the coil and is constant. देखो magnetic field constant है और area vector भी constant है। आप सोचो
थिंक बेटर, थिंक। Find the EMF induced in coil shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of coil and is constant. प्रगति, एक बार सोचो बेटा, तुमने कहाँ दिक्कत दी है, सोचो। बी वेक्टर और एरिया वेक्टर सोचो पहले कितना है। एवरीवन, पहले फ्लक्स निकालो, फिर ईएमएफ की तरफ बढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फ्लक्स एंड देन मूव ऑन टू योर ईएमएफ। में बी वेक्टर गिवन है और लूप गिवन है। लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? इन दोनों में से एक ही हो सकता है। तो हमने तो एरिया वेक्टर को अंदर की तरफ ही ले लिया। भाई आपके ऊपर है ना, या तो अंदर लो या बाहर की तरफ लो, फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं है। तो मैंने एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले लिया, मान लिया, एज्यूम किया है, एज्यूम किया है। तो बेटा फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? क्या B इंटू ए इंटू कॉस, क्या जीरो आएगा क्योंकि थीटा जीरो है? बेटा फ्लक्स कितना आ जाएगा कि यहाँ पर B इंटू ए। बेटा यहाँ पर B भी कांस्टेंट गिवन है अपने को और एरिया भी कांस्टेंट गिवन है। नहीं है तो कांस्टेंट ही मानना है बाय डिफॉल्ट। तो ये बेटा पूरी क्वांटिटी क्या आ गई, कांस्टेंट क्वांटिटी आई है। ओके, तो बेटा ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। क्या डी5 बाय dt से? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चे? क्या जीरो? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा ना, तो बेटा आंसर क्या आएगा? यहां पर भी ईएमएफ का वैल्यू जीरो ही आएगा। तो यहां पर ईएमएफ कितना डेवलप हुआ? जीरो डेवलप हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो है तो बताओ इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा? क्या वो भी जीरो आएगा? अगर ईएमएफ जीरो है तो इंड्यूस्ड करंट भी कितना आएगा बेटा? जीरो ही तो आएगा ना। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोले बच्चे? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो अब सर हमने दो केस देखे, एक बार तो फ्लक्स ही जीरो था तो ईएमएफ जीरो आया, एक बार फ्लक्स कांस्टेंट था तो भी ईएमएफ जीरो आया। सर जरा देखते हैं क्या फ्लक्स वेरी वेरी वाले क्वेश्चन कैसे हुआ ना, वो सब देखते हैं। आइए लेट्स सी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन लिखा है फिगर शो अ कॉइल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, decreasing magnetic field applied perpendicular to the plane of coil, perpendicular to the plane of coil. The magnetic field is decreasing at a rate of 10 t per second. The 10 Tesla per second, ये T for Tesla है, तो 10 Tesla per second. The magnetic field is decreasing at a rate of 10 Tesla per second. Find out current in magnitude. Find out current in magnitude. देखो अभी डायरेक्शन में तुम आंसर मत लिखना, you just have to find the magnitude. जो मैं बोल रहा हूँ वही पार्ट करो अभी। Only focus on magnitude for now. डायरेक्शन की बातें हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। Find out current in magnitude only right now. आपको पहला पार्ट करना है मैग्नीट्यूड वाला बस अभी। Find out current in magnitude बेटा, ठीक है? सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देना। सब सॉल्व करो एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस अंशिका, त्यागी, सुरभि, सब लोग सॉल्व करेंगे। चंद्रनाथ आपने आंसर भी दो बेटा। अर्पित आप भी आज आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात? गंगा, भव्या, सब आंसर करो भाई।
तो मजा तभी आएगा जब आप रिस्क लें, और रिस्क कब होगा? जब आंसर करोगे। आपको गिवन क्या है पहले वो लिखा करो, ठीक है ना। हादिया सॉल्व हुआ, मुस्कान, रीत, ऋषिका, सब शांत बैठे हुआ, सॉल्व करो बेटा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लिया करो। यू जस्ट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, है ना, पूरी आजादी आपके पास, अनम्यूट करो, सवाल पूछो, और बिल्कुल अपना दोस्त मानते हो मुझसे बात किया करो, ठीक है। ओके मुस्कान, अभी चेक करते हैं आपने क्या करा है, ठीक है बेटा। यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्या मैं करूं सॉल्व एक बार? शुड आई सॉल्व? देखो यहां गिवन क्या क्या, पर तो लिखते हैं गिवन क्या क्या है। हम एक चीज गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। इससे मुझे क्या चीज पता चलती है, जरा सोचेंगे। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल के, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब क्या बेटा? क्या थीटा मतलब एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर कितना हो गया बेटा? 0 के बराबर। तो बच्चों थीटा, थीटा प्लेन ऑफ कॉइल बेटा, अंशिका, अंशिका ध्यान से देख बेटा। तो बेटा ईएमएफ कितना हो जाए, सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ? फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स देखो जल्दीबाजी, हाँ जल्दीबाजी नहीं अपने को ना, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दैट इज बी इंटू ए, दैट इज बी इंटू ए, फ्लक्स आ गया। बड़ा यहाँ मुझे बताओ क्या लिखा है, अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, लाइन टू लाइन पढ़ते रहा करो। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड एक रेट है दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होने का रेट, मतलब में क्या गिवन है बेटा? क्या डीबी बाई डी टी गिवन है? क्या हमें डीबी बाई डी टी गिवन है? वो वैल्यू कितना दे रखा है? -10, बिकॉज वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है तो माइनस साइन आएगा। क्या डीबी बाई डी टी बेसिकली -10 दे दिया, यूनिट है बेटा टी पर एस, टेस्ला पर सेकेंड, है ना। तो डीबी बाई डी टी इक्वल्स टू -10 वी आर गिवन। बेटा मुझे क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। बेटा ईएमएफ का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है? ईएमएफ कैसे निकालते हैं? फैराडे लॉ ने बताया था, -d∅dt से। बेटा इसको लिखेंगे तो माइनस में क्या डी बी ए बाय डी टी लिखेंगे तो बेटा एरिया तो कांस्टेंट है आपका, क्या एरिया तो बेटा आपका कांस्टेंट है ना, तो कैसे लिख सकते हैं? -a dB बाय dt। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि एरिया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो बेटा आप बताओ यहाँ पर क्या -a और dB बाई dt की वैल्यू कितनी है? -10। तो मेरे पास ईएमएफ आ रहा है बेटा कितना, सोचो ईएमएफ का वैल्यू कितना आ रहा है? क्या प्लस एरिया कितना है बेटा? 2 प्लस 20 वोल्ट्स। क्या ईएमएफ का वैल्यू +20 वोल्ट आया? बेटा अपने को तो वैसे भी मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क, साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर अभी, ठीक है ना। अपने को साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम वैसे भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। डायरेक्शन निकालना मैंने आपको बोला है, लेंस लॉ से हम सीखेंगे, ठीक है ना। ईएमएफ आया 20 वोल्ट, बट करंट कैसे निकलेगा? करंट क्या ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस से, दैट इज 20/5 ओम। बेटा कितना वैल्यू आएगा? क्या 4 एम्पेयर। तो करंट वैल्यू कितना आता है बेटा? 4 एम्पेयर अपने पास यहाँ पर आता है। द वैल्यू ऑफ करंट यू आर गेटिंग ओवर एयर इज बेसिकली 4 एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कितना है बेटा आपका पास? 4 आया, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। देखो डायरेक्शन निकालना मैं आपको लेंस लॉ से सिखाऊंगा, तो अभी हम लेंस लॉ सीखेंगे, बट फैराडे पे कुछ सवाल कर लें, ठीक है ना। लेंस लॉ पर हम सीखेंगे सवाल करना इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया?
क्या ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ आपको कैसे करना था? कोई डाउट हो रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क योर डाउट। डाउट हो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अपना हैंड रेस करना है या अनम्यूट करना है अपने को और पूछना है। हैंड रेस घर में मत करना, हाँ सब में हाथ खड़ा करके बैठ गया, ठीक है। ये सुबह जूम ऐप में एक बटन है हैंड रेस का, उसे क्लिक कर दो। चलो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज, एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपने एक लूप रख दिया है, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख दिया है जिसका रेजिस्टेंस तो है स्मॉल आर ओम्स और इसका रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन रिंग, मैग्नीट्यूड ओनली, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग। आपको इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है यहां पर, ठीक है। यू हैव योर 2 मिनट्स, 2 मिनट सफिशिएंट है, अगर टाइम और चाहिए तो हम आपको दे देंगे बट 2 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करो, सब लोग अपना दिमाग लगाएंगे। Yes, some people are giving me the answers in the chat box. अभी चेक करते हैं बेटा। And as far as I can see, I'm getting the right answers. Yes, Pragati Shivangi, correct है। बेटा पहले फ्लक्स लिखो, फिर देखो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करो तो ईएमएफ आएगा और ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा। आपको बस यही स्टेप फॉलो करना है हर एक सवाल में। हादिया दे रखा है यहाँ पर बी नॉट इंटू टी क्यूब, ठीक है बेटा। देख बच्चे, करो करो सब लोग अटेम्प्ट करो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फ्लक्स फाइंड आउट करो। सबसे पहले फ्लक्स आ जाए तो आप ईएमएफ निकालें, ईएमएफ आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास इंड्यूस करंट आएगा। स्टेप्स हमारे पास, हमको स्टेप्स फॉलो करना होता है बस। टू गेट द राइट आंसर यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स बच्चा। फ्लक्स कैसे निकल सकता है? जब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके, मतलब बी ए कॉस थीटा करके, मतलब फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट इंटू टी क्यूब, एरिया कितना होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा अब 1, क्योंकि थीटा 0 है ना, थीटा 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर ए वेक्टर को भी अंदर की साइड ले लिया, वो तो हमारे हाथ में है, ठीक है। ओके यस थैंक यू, बी नॉट इंटू टी क्यूब है ये। अब बेटा देखो यहाँ पर ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड की बात करनी है मुझको तो खाली। डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करो कितना वैल्यू आएगा बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर। ईएमएफ आ गया। करंट निकालना तो कैसे बात करूं, करंट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, क्या बी नॉट पाई आर स्क्वायर
इंटू 3t² बाई स्मॉल आर। लो जी, और ये इसका एम्पेयर्स में आ जाएगा करंट। तो इंड्यूस करंट आ गया नहीं आ गया अपने पास? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट ओवर एयर। ठीक है, ये आपका इंड्यूस करंट हुआ। अब बच्चे डायरेक्शन निकालने के लिए, फॉर डायरेक्शन वी विल फोकस ऑन लेंस लॉ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ पे फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपको टेस्ट पेपर में डाउट है तो वो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। द क्लास इज ओवर फॉर नाउ।